दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल्स में। कल हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स किए थे। आज हम लोग संविधान संशोधन करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें किस बात की व्याख्या की गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन में रमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1951 मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न परिस्थितियों को दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन पारित किया गया था। ठीक, इससे स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मूल अधिकारों को लागू किए जाने से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। मूल अधिकारों के अध्याय में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। 15 सब आर्टिकल 4 जोड़ा गया। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। यहाँ देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। 19(2) में प्रतिबंध के 3 नए आधारों को जोड़ा गया। कौन कौन से थे? तो पहले लोक व्यवस्था, दूसरा विदेशों से संबंध और तीसरा अपराध उद्दीपन। इन 3 आयामों को जोड़ा गया। इसके साथ साथ इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। पहला अमेंडमेंट करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत भूमि संबंधी विधियों का संरक्षण प्रदान किया गया और इन विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब था कि पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल किए जाते थे उनको न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा जाता था। इसके बाद 5वां संविधान संशोधन, यहाँ देखिए, 5वां संविधान संशोधन 1955 अनुच्छेद 3 में संशोधन करके राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबंध में यह व्यवस्था की गई कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर राज्य अपनी राय व्यक्त नहीं करते हैं तो विधेयक को संसद द्वारा पारित मान लिया जाएगा, अर्थात राज्यों की सहमति हेतु समय सीमा निर्धारित की गई। यानी कि 5वें संविधान संशोधन में सीधी सीधी बात कही गई कि एक सम टाइम ऑफ पीरियड दिया गया और कहा गया कि अगर इसके भीतर में आपने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो उक्त विषय को आपके द्वारा पारित माना जाएगा। 8वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों एवं एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और राज्यसभा तथा विधान सभाओं में आरक्षण की अवधि को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी 8वें नंबर का संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 334 में संशोधन करके जो अनुसूचित जातियां थी और अनुसूचित जनजातियां थीं, एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में जो आरक्षण उनको दिए गए थे उसकी समय सीमा को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। इसके बाद देखते हैं 10वां संविधान संशोधन, ये 1961। 10वें संविधान संशोधन के दौरान भारत में पुर्तगाली शासन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यानी 10वें नंबर का संविधान संशोधन करके 1961 में वह क्षेत्र जो पुर्तगालियों के अंतर्गत आते थे, दादर एवं नगर हवेली को भारत का यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया या भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया। क्योंकि यहाँ देखते हैं भारत में सबसे पहले आने वाले व्यक्ति पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले व्यक्ति पुर्तगाली ही थे। 12वां संविधान संशोधन 1962, इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत का संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। गोवा, दमन तथा दीव
दादर नागर हवेली, ये सब 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन हुआ करते थे। 1961-62 में इन्हें पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया, यानी पुर्तगालियों को यहाँ से हटाया गया और इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में बदला गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको रखा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी और 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया 21वें नंबर का संविधान संशोधन करके 1967 में। 26वां संविधान संशोधन 1971, यह संशोधन माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ प्रिवी पर्स मामले में बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 291, 362 को हटा दिया गया जो इन विषयों से संबंधित थे। एक नया अनुच्छेद 263 का जोड़कर भूतपूर्व राजाओं के प्रिवी पर्स तथा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये प्रिवी पर्स क्या हैं? तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय छोटी छोटी देशी रियासतें हुआ करती थी, तो जो देशी रियासतें भारत में मिल गई थी उनकी राजाओं को भारत सरकार द्वारा विशेष भत्ता दिया जाता था, उसको ही प्रिवी पर्स के नाम से जानते थे। तो 26वें नंबर का संविधान संशोधन करके 1971 में प्रिवी पर्स में जो विशेषाधिकार उन राजाओं को दिए गए थे उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971, गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न विवादों को दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट किया गया कि इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल हैं। इसमें अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया गया कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन, परिवर्धन तथा निरसन करने की शक्ति है। अनुच्छेद 368 अंततः स्थापित किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 का शीर्षक बदल दिया गया। 368(2) में संशोधन करके स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति 368 के अंतर्गत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगी। एक नया अनुच्छेद 13 खंड 4 जोड़ा गया और स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को विधिमान्य घोषित किया। ठीक, तो ये आपका 24वें नंबर का संविधान संशोधन था। 31वें नंबर का संविधान संशोधन देखते हैं। 31वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1973 में। अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 545 कर दिया गया। यानी 31 नंबर का संविधान संशोधन करके लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया। 35वें नंबर का संविधान संशोधन देखते हैं। 1974 में किया गया। सिक्किम को सहायक के रूप में भारत में शामिल किया गया, यानी कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। 36वां संविधान संशोधन देखते हैं। इसमें क्या है? 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। यानी कि 35वें नंबर का संविधान संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें नंबर का संविधान संशोधन करके सिक्किम को 22वें नंबर का पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा देते हुए प्रथम अनुसूची में इसको शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन को संविधान का
छोटा स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे परिवर्तन किए गए, इतने आर्टिकल्स में संशोधन किए गए कि इसको लघु संविधान कहा जाने लगा। यह संशोधन अभी तक पारित संशोधनों में सबसे व्यापक था, यानी कि सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। अतः इसे लघु संविधान, देख रहे हैं यहाँ पे, लघु संविधान कहा गया। इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं। संविधान में 2 नए अध्याय 4 का, 14 का तथा 9 नए अनुच्छेदों को शामिल किया गया तथा कुल 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। यानी कि 42वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कुल 52 नंबर के जो संविधान संशोधन थे, यानी टोटल 52 आर्टिकल्स में संशोधन किया गया था। संविधान के उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना हो गया, यानी संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। उसके बाद अनुच्छेद 31 ग जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निदेशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए, डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है। नीति निदेशक तत्वों में 3 नए निदेशक तत्वों को शामिल किया गया। कौन कौन से? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल नंबर 39 का जोड़ा गया। उसके बाद उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया। उसके बाद पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया। यानी कि 42वें नंबर का संविधान संशोधन करके डीपीएसपी में 3 पॉइंट्स जोड़े गए, 39 का, 43 का और 48 का में 3 बातों का उल्लेख किया गया। भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जो है उसको कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? तो भाग 4 को जोड़ करके इसमें कुल 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। भाग 4 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क को जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल नंबर 51 क को रखा गया। उसमें कुल 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। यानी कि जो प्रेसिडेंट है हमारे, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वह मंत्रिपरिषद उनको क्या सलाह दे रही है उसको मानने के लिए वो बाध्य होंगे। अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड 4 व 5 शामिल किया गया। खंड 4 के अनुसार संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यानी कि संसद द्वारा जिन आर्टिकल्स में संशोधन किए जा रहे हैं उसको लेकर के आप न्यायालय में उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। यानी न्यायालय में उसके अगेंस्ट कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता, उसको सुनवाई से बाहर रखा गया। वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार, जीवों पक्षियों की सुरक्षा, वोट तथा माप आदि विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक, विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यानी विधानसभा एवं लोकसभा की जो कार्यकाल था उसको 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। कभी इस पर डीपली चर्चा करेंगे कि क्यों कर दिया गया, क्या रीजंस थे, ठीक है। तो इस पर कभी विस्तृत चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। लोकसभा एवं विधानसभा की सभी सीटों की संख्या को 2001 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। यानी लोकसभा एवं विधानसभा के जितनी भी सीटें थी 2001 तक उन सीटों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करनी थी।
राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकता था। यानी 352 जो इमरजेंसी को डिनोट करता है, इमरजेंसी को दिखाता है। अब तक क्या था कि इमरजेंसी पूरे भारतवर्ष में लगाई जाती थी, लेकिन 42वें नंबर का संशोधन करके इसको पर्टिकुलर एक क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में भी वह 352 का प्रयोग कर सकता है। 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई। यानी 356 का प्रयोग कहीं हुआ है, यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो जो 6 महीने पर उसका विचार विमर्श करके आगे बढ़ाया जाता था, उसको बढ़ा करके 1 वर्ष कर दिया गया। संविधान में एक नया भाग 14 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 223 क और 223 ख आते हैं। इस संशोधन के द्वारा केंद्र राज्यों के केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है। यानी कि जो केंद्र है वो राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर सकता है। और संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह निर्णय कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है। यानी कि संसद को यह भी अधिकार दिया गया कि कौन सा पद लाभ का पद होगा, इसकी व्याख्या करने का जो पावर दिया गया वो संसद को दे दिया गया। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए गढ़ पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अभी तक क्या था कि संसद को चलाने के लिए या विधानमंडलों को चलाने के लिए न्यूनतम संख्या होनी ही चाहिए थी। गणपूर्ति पूरी नहीं है, कोरम पूरा नहीं है तो सदन नहीं चलता था। तो इस संशोधन करके गणपूर्ति की आवश्यकता को ही इन्होंने क्या किया, समाप्त घोषित कर दिया कि गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। 368 में 2 नए उपखंड जोड़े गए। 368 4 जोड़ा गया, 368 4 जोड़ा गया तथा 368 5 शामिल किए, जिसके माध्यम से संसदीय सर्वोच्चता को सुनिश्चित करते हुए निर्धारित किया गया कि संसद 368 में वर्णित संशोधन की प्रक्रिया द्वारा संविधान के किसी भी उपबंध का संशोधन करती है तो उसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा। तो ये था आपका 44वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसमें कुल 52 आर्टिकल्स में संशोधन किए गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978, यह संशोधन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने यह संशोधन किया था। देखिए 42वां संविधान संशोधन उस वक्त किया गया जब इंदिरा जी गवर्नमेंट में थे। फिर इंदिरा जी के कृत्यों में इमरजेंसी वगैरह लग गई, लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी, देश में नारा चलने लगा कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। और उसी के तहत जब इलेक्शन होता है तो इंदिरा जी इलेक्शन हार जाती हैं और जनता दल की सरकार बनती है। जनता दल की सरकार 1978 में गठित होती है। यह सरकार जैसे ही सत्ता में आती है तो उसने अनावश्यक किए गए संविधान संशोधनों को रद्द कर दिया। जो संशोधन इंपॉर्टेंट नहीं लगे उन्हें, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। अनुच्छेद 352 में उन्होंने एक शब्द जोड़ा कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। यानी कि उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार को ही खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि यही वो पॉइंट था, आंतरिक अशांति। 352 इंदिरा जी ने 352 का प्रयोग इसी आधार पर किया था कि देश में आंतरिक अशांति फैल गई है और उसको कंट्रोल करने के लिए 352 का प्रयोग इन्होंने रातों रात कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी सरकार गिर गई थी। तो इन्होंने आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा करके कह दिया कि सशस्त्र विद्रोह, जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक आप 352 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रपति की घोषणा तभी कर सकता है जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सूचना दी जाए। ठीक है। मूल अधिकारों में निम्नलिखित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। यानी संपत्ति का अधिकार जो अभी तक फंडामेंटल राइट हुआ करता था उसको वहां से हटा करके आर्टिकल नंबर 31 को निरस्त घोषित करते हुए अनुच्छेद 300 क में जोड़ करके उसे कैसा अधिकार बना दिया गया, तो उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, उसको विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19(1) को निरसित कर दिया गया, यानी कि निरस्त घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) में दोनों जगह संपत्ति के अधिकार की बात कही गई थी, जहां से इन दोनों आर्टिकल्स को निरस्त घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 74
में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई जानकारी पर उस बाध्य हो जाएगा। दोबारा अगर, जैसे कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अभी आपने पीछे पढ़ा कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य था, लेकिन इसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल जो भी सलाह दे रही है राष्ट्रपति उसको एक बार ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा, और अगर फिर भी मंत्रिमंडल ने विचार करने के बाद उसको दोबारा से वो भेजती है तो इस बार जो राष्ट्रपति होंगे वो बाध्य होंगे अपना आदेश देने के लिए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि जो थी उसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अभी 42वें में आपने देखा था कि जो इनका टाइम ऑफ पीरियड था उसको बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने पुनः क्या किया, 44वें नंबर का संविधान संशोधन करके इसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया कि चाहे वो लोकसभा का कार्यकाल हो चाहे वो विधानसभा का कार्यकाल हो, उसको 5 वर्ष कर दिया गया। निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता पुनः उच्चतम न्यायालय को प्रदान कर दी गई। 42वें संविधान संशोधन में उच्चतम न्यायालय के इंटरफेयर को बिल्कुल ही रिस्ट्रैक्ट कर दिया गया था, पाबंद कर दिया गया था, और इन्होंने 44वें संविधान संशोधन यानी जनता दल की सरकार ने इसको पुनः से लागू कर दिया कि उच्चतम न्यायालय इस पर अपना दखल दे सकती है, वह इस पर सुनवाई कर सकती है। अनुच्छेद 52 देखिए, अनुच्छेद 52 1985 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन करते हुए 10वीं अनुसूची को जोड़कर 9वीं अनुसूची, अभी आपने पढ़ा था कि पहला संविधान संशोधन करके भूमि सुधार की बातें की गई थी, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वें नंबर का संविधान संशोधन करके। इसमें क्या है, तो इसमें दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया, यानी कि दल परिवर्तन बार बार ना हो उसके लिए कानून बनाया गया। 55वें नंबर का संविधान संशोधन करके क्या किया गया, तो 24वें ये अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को 24वें नंबर का पूर्ण राज्य बनाया गया 55वें संविधान संशोधन के तहत। 56वां संविधान संशोधन 1987 में, इसके तहत गोवा को राज्य की श्रेणी में तथा दमन और दीव को गोवा से अलग करके संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया। यानी 56 नंबर का संविधान संशोधन करके गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इससे दमन और दीव को अलग करके उन्हें यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना गया। 61वां नंबर का संविधान संशोधन 1989, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। यानी 61वें नंबर का जो संविधान संशोधन था वह करके अब तक निर्वाचन की जो उम्र थी वो थे 21 वर्ष, यानी कि आप 21 वर्ष के हो जाते थे तो ही आपको वोट डालने के राइट्स दिए जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि 61वें नंबर का संविधान संशोधन करके 21 वर्ष से घटा करके कितने वर्ष कर दिया गया, तो 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि अगर आप 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो आप वोट डालने के अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। 62वें नंबर का संविधान संशोधन 1989 में किया गया। इसमें 334 आर्टिकल नंबर 334 में संशोधन करते हुए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण में 10 वर्ष की और वृद्धि की गई। यानी 62वें नंबर का संविधान संशोधन करके जो SC और ST वर्ग को आरक्षण दिए गए थे उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। 70 नंबर का संविधान संशोधन 1992 में किया गया। दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सदनों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है, जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें कहा गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा तथा सभी राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें इनकी अपनी खुद की विधानसभा है। तो जब इनकी अपनी खुद की विधानसभा है तो इन्हें भी राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में भाग लेने का अधिकार दिया गया। ठीक,
इसके बाद है 71वें नंबर का संविधान संशोधन करके 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। अभी हमने पढ़ा था 21वें नंबर का जो संविधान संशोधन था वो करके 21वें नंबर का संविधान संशोधन करके हमने सिंधी भाषा को जोड़ा था ना, ठीक, सिंधी भाषा को जोड़ा था हमने। अभी 71वें नंबर का संविधान संशोधन करके हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा। यानी कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म नमक से याद रख सकते हैं, ठीक है, कि 71वें नंबर का संविधान संशोधन करके नमक जोड़ा गया, मतलब नेपाली जोड़ा गया, मणिपुरी जोड़ा गया और कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी गई। 21वें नंबर का संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो अभी तक कुल कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। 14 पहले थी, 4 अभी जोड़ दी गई, तो मतलब कुल टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। इसके बाद 73वें नंबर का संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। इसमें भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 में 243 र और 11वीं अनुसूची को जोड़कर भारत में क्या जोड़ा गया? पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट का गठन किया गया, पंचायती राज की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 74 में भाग 9 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 त से 243 य तक 12वीं अनुसूची जोड़ करके नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि नगर पालिका का गठन किया गया, ठीक। तो 73वें के द्वारा पंचायती राज यानी पंचायत का गठन किया गया और 74वें के द्वारा नगर पालिका का गठन किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई और अनुच्छेद 21 क में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 51 क और अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ये 86वें नंबर का संविधान संशोधन है, 2002 में होता है। 3 जगह संविधान का संशोधन किया गया। कहाँ कहाँ किया गया? तो पहला 21 में 21 का जोड़ा गया, यानी कि सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि फंडामेंटल राइट में किया गया। उसके बाद आर्टिकल नंबर 45 में किया गया। आर्टिकल नंबर 45 कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है डीपीएसपी में, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और अगला किया गया 51 क में, जिसको आप कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 3 जगह किया गया, 21 का डीपीएसपी और 51 का यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में। 21 का में कहा गया कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 45 में 0 से लेकर के 6 साल के बच्चों के प्रावधान किया गया, जैसे में आप आंगनवाड़ी समझ लीजिए। आंगनवाड़ी में आप अपने छोटे बच्चों को भेजते हैं, बैठना उठना बोलना सीखता है। 51 का में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 10 तो पहले ही थे, 11वां इसमें जोड़ा गया और कहा गया कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को जो अभिभावक होंगे उनका यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करें यथाशक्ति, जैसी उनकी शक्ति हो, ठीक। 91वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया, 91 नंबर का संविधान संशोधन किया गया 2003 में। इसमें कहा गया 10वीं अनुसूची में संशोधन करके दल बदल व्यवस्था को और कठोर बनाया गया। दल बदल व्यवस्था अभी हम लोगों ने पढ़ा था 52वां नंबर का संविधान संशोधन, जिस संशोधित करके 10वीं अनुसूची में दल बदल के लिए कानून बनाया गया था। फिर 91 नंबर का संविधान संशोधन करके क्या किया गया कि जो कानून बनाया गया उसको और कठोर बना दिया गया, यानी एक तरह से एक विशेष प्रकार का नियम लाया गया कि आप संशोधन दल बदल मतलब बार बार दल बदल इधर उधर नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 75 तथा 164 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद का आकार भी निश्चित किया गया, ठीक है। मंत्रिपरिषद का आकार भी निश्चित किया गया। मतलब क्या था मंत्रिपरिषद का आकार? तो केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी 91 नंबर का संविधान संशोधन करके जहां दल बदल को लेकर के एक कानून बनाया गया, वहीं साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो जितनी उनकी सीटें होंगी उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती हैं। यानी कि जहां जिस स्टेट की जितनी सीटें हैं उसका आप 15% निकाल लेंगे, जितना आता है उतने ही मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। लेकिन जहां पर 15% की संख्या बहुत कम आ जाती हो, ठीक है, जहां पर सीटें बहुत कम है, जैसे यहां दिया है,
लेकिन जहां सदन की संख्या 40 है या उससे कम है वहां अधिकतम संख्या 12 होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप 40 का 15% निकालेंगे तो संख्या बहुत कम आएगी, 2-3-4 मिनिस्टर्स आएंगे, तो इतने तो मिनिस्टर से काम नहीं चलेगा। तो ऐसा कहा गया कि मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो होगी वह 12 से कम नहीं होगी, यानी 12 तो कम से कम होने ही चाहिए और अधिकतम 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे आते हैं 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। देखिए कौन कौन सा संविधान हमने संशोधन पढ़ा था, 21वां, 71वां और अभी फाइनली 92 नंबर का संविधान संशोधन भाषा को लेकर के हम पढ़ते हैं। ये 21वां में एक भाषा जोड़ी गई थी, 71वां में 3 भाषा जोड़ी गई थी, 92 में 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। आप इसको याद रखने के लिए बोर्ड मार्क्स के रूप में ये याद रख सकते हैं, ये बस याद करने के लिए, यानी बोडो, बो से हो गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो आप बोर्ड मार्क्स से आप चाहें तो इसको ये याद कर सकते हैं। तो 92 नंबर का संविधान संशोधन करके 4 भाषाएं जोड़ी गई और अब फाइनली भाषाओं की संख्या कुल कितनी हो गई? 22 भाषा हो गई। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि 22 भाषाओं में कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, तो 22 भाषाओं में इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, अब आते हैं 97 नंबर का संविधान संशोधन कर 2011 में किया गया। सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, इसको अनुच्छेद 19 में शामिल कर दिया गया। तो सहकारी समितियां बना सकते हैं आप। राज्यों की नीतियों में एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को सम्मिलित किया गया जिससे सहकारी समितियों को बढ़ावा मिल सके। अनुच्छेद 43 ख में ऐसा वर्णन किया गया, यानी सहकारी समितियों को लेकर के आर्टिकल नंबर 19 में जोड़ करके इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, यानी कि मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया सहकारी समितियों को। और नीति निर्देशक सिद्धांतों में 43 ख, आर्टिकल नंबर 43 में 43 ख जोड़ करके सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया। भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 ख जोड़ा गया, यानी कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए हमने संविधान में एक भाग ही बना दिया, भाग 9 ख जोड़ा गया जिसका नाम ही रख दिया गया क्या? सहकारी समितियां। इसको 243 या ज से 243 या न तक हम लोग पढ़ते हैं। आते हैं अगला 100वां संविधान संशोधन 2015। इसमें क्या किया गया? तो संविधान संशोधन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, जो भूमि सीमा समझौता किया गया। भूमि सीमा समझौता कैसे किया गया? तो 1974 में हुए द्विपक्षीय भूमि समझौते के अंतर्गत दोनों के द्वारा कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की गई, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा की सीमाएं प्रभावित हुई। यानी कहने का मतलब यह है कि 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। किसके लिए हुआ? तो भूमि के अदला बदली के लिए हुआ, यानी कि कुछ क्षेत्र हमने अपना जो था वो बांग्लादेश को दे दिया और उसका कुछ क्षेत्र हमने ले लिया। ये 100वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने किया था। अब बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में किया गया। तो 2016 में करके क्या जोड़ा गया? तो इसमें एक नया अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया। 246 ए जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि संसद और राज्यों की विधानसभाओं दोनों को वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि सीधे सीधे आप कह सकते हो जीएसटी से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। संविधान में एक नया अनुच्छेद 269 क जोड़ा गया। 269 ए जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि अंतर्राज्यीय व्यापार के विषय में जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाएंगे, परंतु उसका विभाजन जो होगा केंद्र और राज्यों के बीच में किया जाएगा। यानी आर्टिकल नंबर 269 का में ये कहा गया कि जो अंतर्राज्यीय व्यापार किया जाएगा उसको लगाने का जो अधिकार होगा वो केंद्र का होगा, वसूलने का अधिकार केंद्र का होगा, लेकिन उस वसूलने के बाद वह धन केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बांटा जाएगा। एक नया अनुच्छेद 269 क जोड़ा गया। 279 क जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों की अवधि में
60 दिनों की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा एक जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। यानी कि 279A में कहा गया कि ये जो जीएसटी परिषद बनाया जा रहा है ये 60 दिनों के अंदर, यानी कि यह जो अमेंडमेंट पारित होने के बाद 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति महोदय का यह दायित्व होगा कि वह जीएसटी परिषद का गठन करें, यानी जीएसटी परिषद का गठन करें या किसी अपने प्रतिनिधि के द्वारा इसका गठन करवाएं। 102वां संविधान संशोधन 2018। 11 अगस्त 2018 में प्रभावी इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 व 338B जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। यानी 102 नंबर का संविधान संशोधन करके 338 में 338B जोड़ करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी को संवैधानिकता प्रदान की गई। 103वां संविधान संशोधन 2019। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया गया। संसद में 124वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। यानी 124वें नंबर का ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था और पास होने के बाद यह 103वें के रूप में इसको डोनेट किया गया। यानी 130वां संविधान संशोधन के रूप में इसको उल्लेखित किया गया। क्या उल्लेखित किया गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में या शिक्षण संस्थाओं में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इस विधेयक द्वारा अनुच्छेद 15 तथा 16 में संशोधन किया गया। संसद में पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात यह विधेयक 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में 14 जनवरी 2019 से प्रभावी हो गया। यानी 103वें नंबर का जो संविधान संशोधन था उसमें 10% आरक्षण की बात कही गई थी जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। 104 नंबर की बात करें, 104वां संविधान संशोधन 2020। अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एससी तथा एसटी स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया तथा आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित स्थानों को समाप्त कर दिया गया। यानी कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आर्टिकल नंबर 334 के अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभाओं में जो एससी तथा एसटी के लिए आरक्षण की बात की गई थी उस आरक्षण के टाइम ऑफ पीरियड को कितने साल बढ़ा दिया गया? 10 साल और बढ़ा दिया गया। और जो आंग्ल भारतीयों के मनोनीत किए जाते थे, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था, वह प्रथा उसको अब समाप्त किया गया। यानी कि आंग्ल भारतीयों का मनोनयन अब नहीं किया जाएगा। 105वां संविधान संशोधन, 105वें की बात करें 2021 में संशोधित किया गया था। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, सामाजिक और शैक्षिक यानी कि सोशल एजुकेशनल रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी पहचान करने की शक्ति पुनः प्रदान कर दी गई, जिसे 102वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब इन वर्गों को केंद्रीय सूची के साथ साथ राज्य की सूची में भी शामिल कर दिया गया। यानी 105वें संविधान संशोधन करके यह कहा गया कि जो आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी जांच पड़ताल फिर से की जाए, जो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। यानी कि उनके लिए दोबारा से व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं और ये व्यवस्था केंद्रीय सूची यानी कि संघ सूची और राज्य सूची दोनों में क्या किया गया है, इसको जोड़ा गया है। ठीक, आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, जिन लोगों को बीपीएससी देना है वह लोग इस क्लास को 1-2 बारी देखेंगे, सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू।